हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि टॉपिक वाइज रहेंगे एंड मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा होता है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज या फिर M फेज। वैसे तो G2 एंड M फेज दोनों ही रेडियो सेंसिटिव होते हैं, बट यहाँ पर पूछा गया मोस्ट रेडियो सेंसिटिव, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विच इज़ M फेज। M फेज हमारा मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होता है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो एक्टिवली देखने को मिलता है एंड क्या होता है, रिप्लिकेशन पावर जो होता है हमारे DNA का वो भी कम होता है। तो जो M फेज होता है वो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाफ वैल्यू लेयर HVL ऑफ एन एक्सरे बीम मेनली इंडिकेट्स। जो HVL होता है एक्सरे बीम का वो क्या मेनली इंडिकेट करता है? क्वांटिटी, इंटेंसिटी, पेनिट्रेशन पावर या फिर एक्सपोजर टाइम। बेसिकली HVL क्या करता है, हमारा इंडिकेट करता है हमारी पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। एंड क्या होता है, HVL होता है एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है फॉर मेजरिंग एंड डिस्क्राइबिंग दी क्वालिटी ऑफ एन एक्सरे बीम। इट इज़ डिफाइंड एज द थिकनेस ऑफ अ स्पेसिफिक एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो मेनली किस में काम करता है, हमारी पेनिट्रेशन पावर में काम करता है। होप सो इस क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच फैक्टर प्राइमरीली कंट्रोल्स रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट इन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमारा कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करते हैं हमारे कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में? MA, एक्सपोजर टाइम, KVP या फिर SID। सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ KVP। KVP जो क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है कॉन्ट्रास्ट एंड डिटरमाइन करता है हमारी एनर्जी एंड पेनिट्रेशन पावर ऑफ द एक्सरे बीम। Question number 4 is city number of the water on the Hounsfield scale is approximately -1000, -100, 0 या फिर +1000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, 0। हमारा जो सिटी नंबर होता है वाटर का वो क्या होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच MRI पैरामीटर मेनली कंट्रोल इमेज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टिश्यू। ऐसा कौन सा MRI में पैरामीटर होता है जो कि हमारा इमेज कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करता है? स्लाइस थिकनेस, TRNTE, मैट्रिक्स साइज या फिर फील्ड ऑफ व्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, TRNTE। TR क्या होता है, हमारा रिपीटेशन टाइम, एंड TE क्या होता है, हमारा इको टाइम। एंड दोनों क्या कंट्रोल करते हैं, हमारा T1 एंड T2 वेटिंग फैक्टर कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 6 is the annual effective dose limit for the radiation worker as per the ICRP is 1 millisieverts, 5 millisieverts, 20 millisieverts या फिर 50 millisieverts। सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, 20 millisieverts। एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20 millisieverts लगनी चाहिए, ये हमारी लिमिट तय की गई है हमारे ICRP के द्वारा। Question number 7 is which device is used to shape the radiation beam in a linear accelerator। कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है हमारे रेडिएशन की जो बीम होती है उसको प्रिसाइज करने के लिए या फिर शेप देने के लिए हमारे लीनियर एक्सेलरेटर में? वेज फिल्टर, फ्लैटनिंग फिल्टर, मल्टी लीव कॉलिमेटर या फिर आयनाइजेशन चैम्बर। सो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, मल्टी लीव कॉलिमेटर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका हमारा मेन काम होता है मिनिमाइज़ करना जो रेडिएशन एक्सपोजर आता है टू द सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज़। और ये सिर्फ क्या करता है, प्रिसाइज करता है हमारे रेडिएशन बीम को टूवर्ड्स द शेप ऑफ द पेशेंट ट्यूमर्स। हमारा जो पेशेंट का ट्यूमर होता है उसकी तरफ हमारा जो रेडिएशन का बीम होता है उसको प्रिसाइज करता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो ये हमारे मॉडर्न लीनियर एक्सेलरेटर में यूज़ किया जाता है लाइनेक में, एंड कुछ मॉडलिटीज़ में यूज़ होता है जैसे कि हमारा IMRT विच इज़ इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 8 is the most common used radionuclide in diagnostic nuclear medicine। ऐसा कौन सा कॉमन रेडियोन्यूक्लियाइड है जो कि हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ होता है? आयोडीन 131, टेक्नीशियम 99, कोबाल्ट 60 या फिर सीजियम 137। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, टेक्नीशियम 99 का मोस्टली यूज़ देखने को मिलता है हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन में। एंड बेसिकली इसकी हाफ लाइफ की बात करेंगे तो 6 आवर्स जो होते हैं इसकी हाफ लाइफ देखने को मिलती है। एंड हमारे मोस्टली किस में यूज़ होता है, ये स्पेक्ट स्कैन में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इंक्रीजिंग SID वाइल कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट। अगर हम SID विच इज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं एंड बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज मैग्निफिकेशन, डिक्रीज मैग्निफिकेशन, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट या फिर इंक्रीज डिस्टोर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन मैग्निफिकेशन। अगर हम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 10 is the most effective method
टू रिड्यूस रेडिएशन डोज टू द स्टाफ। ऐसा कौन सा इफेक्टिव मेथड है जो कि हमारा रेडिएशन स्टाफ में लगने वाले डोज को रिड्यूस करता है? इंक्रीजिंग एक्सपोजर टाइम, डिक्रीजिंग डिस्टेंस, यूजिंग शील्डिंग या फिर स्टैंडिंग क्लोजर टू द पेशेंट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग शील्डिंग। शील्डिंग लगा के जो हमारा स्टाफ होता है वो प्रोटेक्ट रह सकता है एंड जो हमारा रेडिएशन है वो रिड्यूस हो जाता है, उनको ज़्यादा रेडिएशन नहीं लगती है। ओके। Question number 11 is the depth at which maximum dose occur for a 6 megavoltage photon beam is approximately 0.5 centimeter, 1.5 centimeter, 3 centimeter या 5 centimeter. So इसका correct answer क्या होगा? Which is option number B, 1.5 centimeter. Basically higher energy like 10 मेगावोल्ट या फिर 50 मेगावोल्टेज जो होता है उनका डीपर देखने को मिलता है। डीमैक्स एग्जाम्पल लाइक 2.5 सेंटीमीटर और मोर, वाइल द लोअर एनर्जीज लाइक 4 मेगा वोल्टेज शुड बी अराउंड लाइक 1 सेंटीमीटर। एंड अगर हम 6 मेगा वोल्टेज की बात करेंगे सो अप्रॉक्स अगर इसका लगाए तो हम ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका करेक्ट आंसर, विच इज़ 1.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ़ द HVL ऑफ एन एक्सरे बीम इंक्रीज इट एम्पलीफाइज। जो हमारा HVL होगा वो इंक्रीज़ होगा तो वो क्या एम्पलीफाई करेगा? HVL क्या होता है? हाफ वैल्यू लेयर। और अगर बीम का HVL इंक्रीज़ होगा तो वो क्या एम्पलीफाई करेगा? इंक्रीज बीम इंटेंसिटी, इंक्रीज पेशेंट डोज, इंक्रीज बीम क्वालिटी या फिर डिक्रीज फिल्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज बीम क्वालिटी। अगर HVL इंक्रीज़ होगा तो हमारा क्या होगा? बीम की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच कॉम्बिनेशन विल रिड्यूस मोशन ब्लर मोस्ट इफेक्टिवली। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है इनमें से जो कि हमारा मोशन ब्लर को रिड्यूस करेगा? लो MA लॉन्ग एक्सपोजर टाइम, हाई MA शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, हाई KVP लॉन्ग एक्सपोजर टाइम या फिर ऑप्शन नंबर डी लो KVP या फिर लॉन्ग एक्सपोजर टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, हाई MA एंड शॉर्ट एक्सपोजर टाइम। जब हमारा करंट ज़्यादा होगा, MA ज़्यादा होगा और एक्सपोजर टाइम कम होगा तो हमारा मोशन ब्लर भी रिड्यूस होगा। ओके। Question number 14 is which artifact is commonly seen near dense bone और metal in CT imaging। जब भी CT imaging में हमारी dense bone या फिर metal detect होता है तो कौन सा artifact mostly commonly हमें देखने को मिलता है? ring artifact, motion artifact, beam hardening artifact या फिर releasing artifact। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट हमें देखने को मिलता है जब भी डेंस बोन या फिर मेटेलिक स्ट्रक्चर डिटेक्ट होता है हमारे CT इमेजिंग में। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच इम्प्लांट इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन MRI। ऐसा कौन सा इम्प्लांट है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है MRI में? अगर वो इम्प्लांट है तो फिर MRI नहीं करनी चाहिए। टाइटेनियम, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट, नॉन फेरोमैग्नेटिक एन्यूरिज्म क्लिप या फिर प्लास्टिक वेस्कुलर स्टंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विच इज़ ऑप्शन नंबर बी, कोक्लियर इम्प्लांट। बेसिकली जो हमारा कोक्लियर इम्प्लांट है वो क्या कंटेन करता है? मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स कंटेन करता है। सो बेसिकली अगर वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में या फिर उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स लगाई जाए तो वो डिस्प्लेस या डैमेज कर सकता है हमारे टिश्यूज़ को, इसलिए जब भी कोक्लियर इम्प्लांट होता है सो MRI को अवॉइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इज द प्रिंसिपल ऑफ अलारा स्टैंड्स फॉर। जो अलारा है वो किसके लिए स्टैंड करता है? तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ओके। यानी किस पे काम करता है? हमारा किसका प्रिंसिपल है? रेडिएशन प्रोटेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 17 इज द मोस्ट कॉमनली यूज सोर्स इन HDR ब्रैकीथेरेपी इज। HDR की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? हाई डोज रेट। हाई डोज रेट का अगर ब्रैकीथेरेपी है तो कौन सा हमारा सोर्स यूज़ होगा मोस्टली कॉमनली? ठीक है, सीजियम 137, कोबाल्ट 60, इरीडियम 192 या फिर आयोडीन 125। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, इरीडियम 192। जब भी HDR करते हैं ब्रैकीथेरेपी का तो हमारा इरीडियम 192 कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच इमेजिंग मॉडलिटी प्रोवाइड फंक्शनल इमेजिंग रेदर देन एनाटॉमिकल इमेजिंग? CT, MRI, अल्ट्रासाउंड या फिर PET। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर डी, PET। जो PET स्कैन होता है वो हमें क्या देता है? फंक्शनल इमेजिंग देता है रेदर देन एनाटॉमिकल इमेजिंग। ठीक है। एंड बेसिकली PET स्कैन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? पोस्ट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इज नॉइस इन डिजिटल रेडियोग्राफी इज प्राइमरली इफेक्टेड बाय। हमारा जो नॉइस है डिजिटल रेडियोग्राफ में वो किससे इफेक्ट होता है? मोस्टली KVP से, SID से, नंबर ऑफ फोटोन से या फिर फोकल स्पॉट साइज से। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ फोटोन से हमारा नॉइस जो होता है मोस्टली इफेक्ट होता है हमारे डिजिटल रेडियोग्राफ में। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट टू रेडिएशन डोज ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी? ग्रिड यूज, फील्ड साइज, पेशेंट थिकनेस, फ्लोरोस्कोपी टाइम। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, आप वो चीज़ मुझे बता दीजिए।
एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।